हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है रैनसमवेयर। तो रैनसमवेयर का मीनिंग क्या है कि एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो हैकर्स यूज करते हैं, साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर को वो लोग हैक कर लेते हैं और ब्लॉक कर देते हैं एक्सेस को। कंप्यूटर फिर से ओपन करने के लिए वो लोग रैनसम की डिमांड करते हैं। रैनसम मतलब फिरौती। उनको पैसा मिल जाने पर वो फिर से अपना कंप्यूटर जो है वो ओपन कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है अभी रैनसमवेयर का कि इस काफ़ी अभी बढ़ रहा है ये अटैक्स, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अभी ये क्यों कंटेक्स्ट में है, उसका मतलब क्यों न्यूज़ में था। तो एम्स जो है दिल्ली का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसकी जो भी ई सर्विसेज थी, मतलब कि वहाँ पे कंप्यूटर का लैन नेटवर्क है, बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ ये सिस्टम में जुड़े हुए हैं। ये सारे कंप्यूटर्स को ये रैनसमवेयर अटैक थ्रू डिसेबल किया गया है। तो ये इसीलिए न्यूज़ में है। दिल्ली में हुआ है। तो दिल्ली पुलिस का एक साइबर क्राइम सेंटर है, साइबर क्राइम विंग है, जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस IFSO। इसने इन्वेस्टिगेशन ओपन की है कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से ये रैनसमवेयर अटैक आया है। अभी यहाँ पे एक अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से, ऑफिशियल ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट्स ऐसे है कि उन लोगों ने अराउंड 200 करोड़ रुपीज एज अ रैंसम डिमांड किए हैं। और ये जो रैंसम है ये क्रिप्टो करेंसी में डिमांड किया गया है। तो रैंसमवेयर, कभी भी रैंसमवेयर अटैक होता है तो ये लोग ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी में रैंसम डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से कि एनोनिमस है और पकड़ा जाएगा नहीं वो हैकर कि किसने इसे हैक किया है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में एनोनिमिटी होती है ज़्यादा। तो यहाँ से याद रखिएगा कि एम्स दिल्ली के जो भी सिस्टम है, ई सर्विसेज है, जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसके लैन नेटवर्क, उसको ये रैनसमवेयर अटैक से डिसेबल किया गया है। और दिल्ली पुलिस का IFSO की जो एक साइबर क्राइम यूनिट है, ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये मैटर में। अभी देख लेते हैं कि IFSO क्या है। तो ये एक साइबर क्राइम यूनिट है दिल्ली पुलिस का, और ये जो यूनिट है वो एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, मतलब कि काफ़ी इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। और वो लोग कुछ भी कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव साइबर क्राइम केसेस होते हैं उनको हैंडल करते हैं। तो सेंसिटिव साइबर क्राइम केसेस मतलब ऐसे केसेस जिसमें विक्टिम्स जो होंगे वो वुमेन और चिल्ड्रन, ये दोनों के अगेंस्ट में कोई भी अगर साइबर क्राइम होता है तो ये दिल्ली का IFSO जो है वो उसे मैनेज करता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करता है। ये जो IFSO है उसमें एक साइबर लैब है कि जो कटिंग एज साइबर लैब है, मतलब कि एडवांस्ड साइबर लैब है, जिसमें काफ़ी साइबर फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज़ है। उसकी फॉरेंसिक जांच जो भी होती है साइबर क्राइम में, ये सारी कैपेबिलिटीज़ ये लैब में है। बहुत एडवांस लैब है अपनी। ऐसी एडवांस लैब है कि जिसमें डिलीटेड जो डेटा होगा, किसी ने अगर डिलीट भी कर दिया है तो उसे रिकवर करने की एबिलिटी भी उसके पास है। फॉरेंसिक सर्वर्स है उसके काफ़ी, और पोर्टेबल फॉरेंसिक टूल्स है, मतलब कि ये जांच करने के लिए कुछ टूल्स की जो भी ऑफिसर्स है वो लेके जा पाए, ऐसे पोर्टेबल टूल्स भी इसके अंदर है। मतलब ये लैब और पोर्टेबल टूल्स की मदद से ये सारा काम करते हैं। पहले ये जो IFSO है उसे साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस डिटेक्शन साइपेड कहा जाता था, और 2021 में उसको रीनेम किया गया और उसका नाम इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस रखा गया। अभी ये जो IFSO है उसकी सक्सेस स्टोरी भी है, जैसे कि ये बुल्लीबाई केस और सुल्ली डीप ऐप केस हुआ था। ये बहुत सेंसिटिव साइबर क्राइम केसेस थे। इसके अंदर इन्होंने मतलब इन्वेस्टिगेट किया था और कल्प्रिट्स को पकड़ने में हेल्प की थी। ये जो दोनों केसेस है, ये केसेस में ऐसे था कि कुछ मुस्लिम वुमन, कुछ मुस्लिम स्त्रियों के फोटोग्राफ जिसको मॉर्फ किया गया था, एडिट किया गया था, एडिट करके ये ऐप के थ्रू उनका ऑक्शन वो लोग कर रहे थे। तो ये जो ऑक्शनिंग केस था, सुलीडीप ऐप केस और सुलीडिल ऐप केस, और उसके बाद में बुलीबाई केस, ये दोनों केसेस में मुस्लिम वुमेन को टारगेट किया गया था और इसको ये IFSO ने हैंडल किया था। तो यहाँ से याद रखिएगा IFSO क्या है। तो ये साइबर क्राइम यूनिट है दिल्ली पुलिस का। वुमेन और चिल्ड्रन विक्टिम्स होते हैं ऐसे, प्लस दूसरे कुछ भी कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम केसेस होते हैं, उसे वो हैंडल करता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करता है। ये IFSO में एक कटिंग एज साइबर लैब है, पोर्टेबल फॉरेंसिक टूल्स है, और
ये लैब की एबिलिटी ऐसी है कि वो डिलीटेड डेटा को भी रिकवर कर सकता है। इसको पहले साइपेड कहा जाता था, IFSO 2021 में उसे रीनेम करके IFSO अभी कहा जाता है। और बुल्लीबाई केस और सुलीडील ऐप केस में भी ये IFSO ने ब्रेक थ्रू हासिल किया था। अब देख लेते हैं कि रैंसमवेयर अटैक क्या है और किस तरह से होते हैं। तो रैंसमवेयर क्या है? तो एक मालिशियस साइबर अटैक सॉफ्टवेयर है। ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मालिशियस है, मतलब कि उसके इंटेंशंस जो है वो अच्छे नहीं है, ऐसे सॉफ्टवेयर को मालिशियस कहेंगे, और जो साइबर अटैक करने में हेल्प करता है, जिसको साइबर क्रिमिनल्स मतलब कि हैकर्स जो है वो यूज करते हैं। ये सबसे पहले क्या करता है कि अपने कंप्यूटर सिस्टम जो भी है उसे इन्फेक्ट करते हैं। किस तरह से इन्फेक्ट करते हैं? तो ये ईमेल या तो SMS या तो किसी और तरीके से लिंक सेंड करते हैं। जैसे ही वो लिंक को क्लिक किया जाता है, वैसे ही ये जो मालवेयर है वो रिमोटली अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है और अपना जो सिस्टम है वो इन्फेक्ट हो जाता है। ये जैसे ही इन्फेक्ट होता है, वैसे ही ये सॉफ्टवेयर जो है ये अपने फाइल्स और जो भी स्टोर्ड डेटा होगा उसको एनक्रिप्ट कर देगा। एनक्रिप्ट करके, एनक्रिप्शन का मतलब है एनकोडिंग करना, ठीक है, कोडिंग करेगा कुछ इस तरह से कि जिससे ये फाइल्स ओपन नहीं हो पाएगी, अपना कंप्यूटर ही ओपन नहीं हो पाएगा और ये एक्सेस ब्लॉक कर देगा अपना। इसको एनक्रिप्टेड फाइल्स जो है उसे हमें डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, मतलब कि डिकोड करना पड़ेगा उसको। तो इसकी की जो है ये वो लोग सेंड करेंगे अगर हम रैंसम पे करते हैं तो वो लोग रैंसम डिमांड करते हैं और फिरौती जैसे ही मिलती है क्रिप्टो करेंसी में, वैसे ये लोग ये डिक्रिप्शन की सिस्टम में फिर से इंस्टॉल करते हैं और सारी फाइल्स और डेटा फिर से अवेलेबल हो जाता है। ये जो रैंसमवेयर मालवेयर है उसमें ऐसा है कि अगर बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये सारे कंप्यूटर में से अगर कोई भी एक कंप्यूटर जो है उसके अंदर अगर ये मालवेयर घुसा तो ये क्विकली ये सारे जो भी कंप्यूटर्स है उन सब में वो स्प्रेड हो जाएगा। मतलब कि नेटवर्क के अंदर वो स्प्रेड होने की उसकी एबिलिटी होती है। हमारे नेटवर्क जो है वो वल्नरेबल होते हैं, कुछ ना कुछ लूपहोल्स ये लोग ढूंढ ही लेते हैं जिससे ये पूरे नेटवर्क को ही ब्लॉक कर देते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा कि उनके पास अपनी सारी फाइल्स है, एनक्रिप्टेड फाइल्स है, अपने डेटा को वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे ये हमारी सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डेटा जो भी होगा इसकी चोरी भी कर सकते हैं और उसका गलत तरीकों से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि रैंसम पे करने के बाद भी वो इससे हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं, मतलब हमें, मतलब गवर्नमेंट के सर्वर्स होते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी के सर्वर्स होते हैं, उनको करके फिर उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होगी उसे लीक कर सकते हैं। अभी एक ये ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट कि जो इंटरपोल ने पब्लिश किया है। इंटरपोल मतलब कि इंटरनेशनल पुलिस, जो इंटरनेशनल लेवल पे पुलिसिंग का काम करते हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक ऐसा रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसका नाम है ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट। इसमें कहा गया है कि ये रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे फर्स्ट जो भी इंटरनेशनल क्राइम्स होते हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग फर्स्ट आता है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग केसेस ज्यादा ये इंटरपोल को हैंडल करने पड़ते हैं। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग इज द मोस्ट अकरिंग इंटरनेशनल क्राइम। और उसके बाद में रैंसमवेयर का नंबर आता है। मतलब कि इंटरनेशनल क्राइम्स जो भी है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग होता है, रैंसमवेयर होता है। और रैंसमवेयर जो है जितने भी क्राइम्स होते हैं उसके 66% जितने ये रैंसमवेयर क्राइम होते हैं। तो ये काफ़ी हाई थ्रेट है और इंक्रीज अभी होने के चांसेस है। हम लोग डिजिटल सिस्टम्स अभी सारी चीज़ों को डिजिटाइज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ये अभी बढ़ेंगे अटैक, ऐसा ये ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट कह रहा है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि रैंसमवेयर अटैक क्या है। तो रैंसमवेयर जो है ये एक मालिशियस साइबर अटैक सॉफ्टवेयर है जो अपनी फाइल कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करके एक्सेस ब्लॉक करता है। किस तरह करता है? तो अपना जो स्टोर डेटा होता है और फाइल्स जो भी होती है उसे एनक्रिप्ट कर देता है, रैंसम डिमांड करते हैं और रैंसम जैसे ही मिल जाता है वैसे वो इसको डिक्रिप्ट कर देते हैं, डिक्रिप्शन की भेजते हैं। इसे रिमोटली इंजेक्ट किया जाता है ईमेल और SMS या कुछ भी अलग तरीके से लिंक्स सेंड करके। जैसे ही ये लिंक को ओपन करेंगे ये अपना कंप्यूटर जो है इन्फेक्ट हो जाता है इससे, और ये पूरे नेटवर्क में भी फैल सकता है, पूरे नेटवर्क को इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स है वो अपने सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डेटा की चोरी भी कर सकते हैं।
इंटरपोल का रिपोर्ट है, ये नाम याद रखिएगा। कौन सा रिपोर्ट है? ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट। क्वेश्चन आ सकता है कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो इंटरपोल पब्लिश करते हैं, जिसमें फर्स्ट इंटरनेशनल क्राइम है मनी लॉन्ड्रिंग और सेकेंड रैंसमवेयर आता है, जो कि 66% जितना है। अभी नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021। तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, मतलब कि पानी कितना अवेलेबल है, कितना कम हो रहा है, उसका जो स्टेटस है ये रिपोर्ट चेक कर रहा है। और ये रिपोर्ट वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने पब्लिश किया है। WMO ने फर्स्ट टाइम ये ऐसा रिपोर्ट वाटर रिसोर्सेज के लिए पब्लिश किया है। ये रिपोर्ट क्या करेगा, तो जो भी अर्थ के वाटर रिसोर्सेज है जितने भी, वो सारे वाटर रिसोर्सेज पे क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल चेंज और सोसाइटल चेंज की क्या इफेक्ट आ रही है, ये रिपोर्ट एसेस करेगा, मतलब कि चेक करेगा। ये क्यों ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसे रिपोर्ट पब्लिश किया है वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये जो यूएन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस अभी हो गई COP27, ये COP में फर्स्ट टाइम ऐसे कहा है कि वाटर को भी एडेप्टेशन एफर्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। फर्स्ट टाइम वाटर इतना क्रिटिकली इंपॉर्टेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टाइम ऐसा है कि वाटर को COP डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने रिफर किया है, और इसीलिए ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। ये जो फर्स्ट एडिशन है ये रिपोर्ट की, वो कौन से वाटर रिसोर्सेज को ध्यान में लेगा, तो स्ट्रीम फ्लो, टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज और क्रायोस्फीयर। ये क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताती हूँ। याद रखना है यहाँ से कि स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 है, ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ है और उसे WMO ने पब्लिश किया है। ये क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल चेंज और सोसाइटल चेंज की वाटर रिसोर्सेज पे क्या इफेक्ट आएगी उसे एसेस करेगा। COP27 में फर्स्ट टाइम वाटर को भी एडेप्टेशन एफर्ट में इंक्लूड करना चाहिए, ऐसी बात हुई है। और ये जो रिपोर्ट है ये कौन से वाटर को कैटर करेगा, स्ट्रीम फ्लो, टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज और क्रायोस्फीयर। अब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। स्ट्रीम फ्लो का ऐसा मतलब है कि जो भी रिवर्स है दुनिया की, वो रिवर्स में, ये रिवर चैनल के अंदर कोई भी टाइम पे कितना पानी है उसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम को हम स्ट्रीम फ्लो कहेंगे। स्ट्रीम फ्लो का मतलब है रिवर में कितना पानी फ्लो हो रहा है। टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज का मतलब क्या है, तो ऐसा वाटर कि जो लैंड सरफेस और सब सरफेस, मतलब कि अंडरग्राउंड स्टोर हुआ है, जैसे कि रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, सीज है, ओशंस है, ये सारा, और बाकी ग्राउंड वाटर, उसको हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज। और क्रायोस्फीयर का मतलब क्या है, फ्रोजन वाटर, मतलब कि जितने आइस कैप्स और बर्फीले एरिया जितने हैं, आर्कटिक एरिया है, एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट है, फिर जो भी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, उन सब पे भी जो आइस कैप्स आई है, ये सारे क्रायोस्फीयर में इंक्लूड होंगे। तो याद रखिएगा, स्ट्रीम फ्लो का मतलब है नदी में बहने वाला पानी, टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज का मतलब है कि सरफेस पे या तो अंडरग्राउंड जो भी वाटर स्टोर हुआ है वो, और क्रायोस्फीयर का मतलब है कि बर्फ के रूप में जो भी फ्रोजन वाटर जमा हुआ है अर्थ पे, ये इन तीनों को ये रिपोर्ट में कंसिडर करते हैं। अभी देख लेते हैं कि इसके ये रिपोर्ट के की पॉइंट्स क्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये बोला है कि डेटा अवेलेबल नहीं है, उसका लैकिंग है। हाइड्रोलॉजिकल डेटा का मतलब है कि पानी के रिलेटेड डेटा, ऐसे सारे डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो एक्सेसिबल नहीं है, और वेरीफाइड भी ये डेटा नहीं है, मतलब वो फुल प्रूफ डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो डेटा अवेलेबिलिटी कम है। दूसरा कि 2021 में जो भी एरिया है ग्लोब्स के, उसमें बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो नॉर्मल कंडीशन से ड्राई कंडीशंस जिसमें प्रिवेल की थी, जैसे कि ड्रॉट्स बहुत ज़्यादा आए इस बार 2021 में, तो पानी की शॉर्टेजेस आई थी। ये काफ़ी सारे एरिया ऐसे हैं अर्थ के जहाँ पे, तो जो नॉर्मल मानसून है, नॉर्मल रेनफॉल पैटर्न है, उस चेंज होके अभी ड्राई स्पेल्स आ रहे हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में डिस्टर्बेंस हुई है, मतलब कि वाटर साइकिल जो भी है उसमें डिस्टर्बेंस आई है, और उसकी वजह से ये जो ग्लोबल लेवल पे फूड सिक्योरिटी जो है वो अभी वल्नरेबल स्टेट में आ गई है, मतलब कि फूड सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ रही है। अगर उसे हैंडल नहीं किया गया, वाटर्स को ऐसे ही वेस्ट किया गया, तो शायद पीने के लिए पानी तो ना बचे, लेकिन हम
खाने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी जो पानी हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ऐसा ये रिपोर्ट पे कहा गया है। दूसरा ऐसा कहा गया कि यूएन वाटर ये बॉडी है, इसने ऐसे रिपोर्ट किया है कि 2001 से लेके 2018 में जितने नेचुरल डिजास्टर हुए थे वो सारे नेचुरल डिजास्टर में से 74% डिजास्टर ऐसे थे कि जो वाटर रिलेटेड थे। वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स है, फ्लड्स आना, ड्रॉट्स आना, ड्रॉट मतलब कि अकाल पड़ना, अकाल मतलब सूखा पड़ना, तो ड्रॉट्स आना, फिर साइक्लोन्स आना, हैवी रेनफॉल होना, मड स्लाइड्स होना, लैंडस्लाइड्स होना। तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स जो है ये 74% जितना सारे नेचुरल डिजास्टर्स में कंसिडर होते हैं। तो बाकी दूसरे कैसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं जो वाटर रिलेटेड नहीं है, जैसे कि अर्थक्वेक्स है, वॉल्केनोज है, ये दूसरे टाइप के नेचुरल डिजास्टर्स है। तो वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स भी काफी बढ़ चुके हैं। 74% नेचुरल डिजास्टर ऐसे हैं जो कि वाटर रिलेटेड है। दूसरा, इस रिपोर्ट पे कहा गया है कि दुनिया में 6 बिलियन लोग ऐसे हैं, 6 बिलियन पीपल, कि जो हर साल एटलीस्ट 1 महीना ऐसे होता है उनके लिए कि जब उनको पानी की कमी पड़ती है, वाटर एक्सेस उनका तब इनएडुकेट होता है, उनको कम पानी मिलता है। तो 6 बिलियन पीपल है जिनको ये वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है, और एटलीस्ट ऐसा है कि हर साल मिनिमम 1 महीना तो ऐसे होता है कि ये 6 बिलियन लोगों को पानी कम मिलता है। यहाँ पे दूसरा भी ये कहा गया है कि एनुअल ग्लेशियर रन ऑफ, इसका मतलब है कि ग्लेशियर जो मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, उसकी वजह से जो नदियों में पानी बह रहा है वो स्टार्टिंग में बढ़ेगा, क्योंकि बर्फ पिघल रही है, तो बर्फ पिघलने से पानी आएगा ज्यादा, तो स्टार्टिंग में लगेगा कि पानी बढ़ रहा है, अवेलेबिलिटी ज्यादा हो रही है। लेकिन ये कब तक होगा, जब तक एक पॉइंट नहीं आ जाता, एक थ्रेशोल्ड लेवल नहीं आ जाता, पीक वाटर जिसे कहते हैं। तो पीक वाटर आने के बाद में ये जो फ्लो है, स्ट्रीम फ्लो, तो ये रन ऑफ कम हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा कि ग्लोबल स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज के की पॉइंट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट, एक्सेसिबल और वेरीफाइड हाइड्रोलॉजिकल डेटा अवेलेबल नहीं है। 2021 में अपने अर्थ के ज्यादातर एरिया में ड्रायर कंडीशंस प्रिवेल की थी, नॉर्मल कंडीशन की जगह पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हुई है, उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी हैम्पर हो रही है, प्रॉब्लम में आ रही है। और 2001 से 2018 तक जो भी नेचुरल डिजास्टर हुए थे उसके 74% जितना वाटर रिलेटेड थे, ऐसा यूएन वाटर ने अपने रिपोर्ट पे कहा है। 6 बिलियन पीपल दुनिया में ऐसे हैं जिनको ईयर में एटलीस्ट 1 महीना पानी कम मिलता है, उनको पानी पूरा नहीं मिलता है। और ग्लेशियर रन ऑफ जो है वो स्टार्टिंग में बढ़ेगा और पीक वाटर आने के बाद में, ये पॉइंट आने के बाद में रन ऑफ कम हो जाएगा। तो रेकमेंडेशन क्या की है ये रिपोर्ट में, तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये था कि डेटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कहा है कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए और उसका शेयरिंग भी बढ़ाना चाहिए, कंट्रीज को ये सारे डेटा ग्लोबल लेवल पे शेयर करने चाहिए। तो अभी डेटा अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, शेयरिंग उसका होना चाहिए, ये सब हाइड्रोलॉजिकल डेटा का। डेटा कलेक्शन के अंदर जो भी गैप्स है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए, जिससे कि ये जो कैपेसिटी गैप है वो फिल कर पाए। कंट्रीज को पता नहीं होगा कि वाटर डेटा जो है वो किस तरह से कलेक्ट करना है, तो उनको हेल्प करनी चाहिए, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज है उसको बचाने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी को एक ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल कम्युनिटी की तरह से वर्क करना पड़ेगा। मतलब सभी कंट्रीज जो है उनको एकजुट होके पानी बचाने के प्रयास करने पड़ेंगे, और पानी रिलेटेड जो भी डिजास्टर्स आएंगे उसके लिए एडेप्टेशन और मिटिगेशन के ट्राई करने पड़ेंगे। दूसरा है कि ड्रॉट और फ्लड के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप की जानी चाहिए, जिससे कि इसकी इफेक्ट आगे से ही हमें पता चले कि फ्लड आने वाला है या तो ड्रॉट आने वाला है, और जिसकी वजह से लोगों की जान को नुकसान ना हो और उसकी असर को कम करने के लिए स्टेप्स लिए जाए। तो रिकमेंडेशन क्या थी रिपोर्ट की कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो है उसकी अवेलेबिलिटी और शेयरिंग बढ़ाना चाहिए, डेटा कलेक्शन में जो भी कैपेसिटी गैप है वो फिल करनी चाहिए, और वर्ल्ड को एक ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल कम्युनिटी की तरह से काम करना पड़ेगा, और एंड टू एंड ड्रॉट और फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। चलिए अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज, consider the following statements about intelligence fusion and strategic operations, IFSO. First statement is, IFSO is a specialized unit that manages complex and sensitive cybercrime cases
including those in which victims are women and children. Second statement is IFSO is the cybercrime unit of Mumbai Police. Statement 3 is it was earlier known as Cyber Prevention Awareness Detection CyPAD. Which of the above statements is or are correct? Option A 1 and 2 only, option B 1 and 3 only, option C 2 only, option D 2 and 3 only. सोचिए इसका आंसर क्या आएगा। यहां पर हमें करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम सेकंड स्टेटमेंट जो है ये हम इजीली कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस का तो है नहीं, आईएफएसओ से किसका है, दिल्ली पुलिस का है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये हमें डेफिनेटली पता है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी यूज की जा सकती है। तो 2 आते हो ऐसे सारे ऑप्शंस जो है उसको निकाल दीजिए, तो हमारे लिए सिर्फ सी बचेगा, सिर्फ बी बचेगा 1 and 3 ओनली, और ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। थैंक यू।